Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों आया, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लाया ही क्यों। तो देखिए, अगर यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, मान लीजिए लाइक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। ये इसको उधर धकेलेगा और ये इसको इधर धकेलेगा। लेकिन थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मान लीजिए मुझे इस बोर्ड को पुश करना है या पुल करना है, तो मैं कांटेक्ट लगाऊंगा। बिना कांटेक्ट किए मैं इसको कैसे पुश या पुल कर दूं? सही बात। या दूर खड़ा कोई आदमी है, उसे मुझे खींचना है, तो एक रस्सी चाहिए जिससे मैं उसको खींच पाऊंगा। लेकिन यहां पे देखिए मैजिक होता है, दो चार्ज बॉडी जो है उनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ना ही रस्सी है, ना ही कोई डंडा है, ना ही इनके बीच में कांटेक्ट है, फिर भी इन लोग एक दूसरे पे क्या लगा देते, फोर्स लगा देते। समझ में आ रहा है? तो इसी चमत्कार को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लाया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। तो देखिए, कंसेप्ट ये कहता है कि कोई चार्ज बॉडी पहले फोर्स नहीं लगाता, पहले एक चार्ज बॉडी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जैसे ये चार्ज आया तो पहले ये फोर्स नहीं लगाएगा, पहले आसपास अपने क्या क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से इसको क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो चलिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखते हैं। आप समझ रहे हैं, और दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले एक चार्ज बॉडी आएगा, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से कोई दूसरा चार्ज बॉडी अगर आएगा तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट डेफिनेशन देखते हैं। सॉरी, तो लिखेंगे इट इज अ 3-dimensional space around a charged particle or a body where if a second charge body नोट्स बनाते चलिए, इज केप्ट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो छोटा सा नोट्स बनाते चलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और अ बॉडी where if a second charge body is kept will experience a force. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जिस चार्ज बॉडी के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं एक चार्ज बॉडी हूं, तो मैं एक सोर्स चार्ज हूं जो आसपास क्या क्रिएट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। क्लियर? देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्लियर है। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर एक चार्ज रेस्ट में है तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो अपने आसपास क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर दिए, समझ में आ रहा है, तो वो बनाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है? तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा तो आसपास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरा टर्म। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होता है। तो ध्यान से देखो, अगर ये सोर्स चार्ज है तो ये आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन अगर अपन यहां की बात करें और यहां की बात करें, मतलब यहां अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगा और यहां पे उसको कम फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है यहां ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां कम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसको अपन एक मैग्नीट्यूड देना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, तभी एक टर्म डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड। तो इसका डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as net electrostatic force experienced by a unit positive charge if kept at that point। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, जैसे इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसको ऐसे दिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, और यहां एक या एक से अधिक चार्जेस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? सोर्स चार्ज जो है वो अकेला भी हो सकता है और बहुत सारे सोर्स चार्जेस भी हो सकते हैं, जिनके रिजल्टेंट के कारण यहां कुछ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहां बहुत सारे चार्ज है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना। तो आप हर बार यही करेंगे। आप क्या करेंगे कि एक कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम का चार्ज यहां रख दीजिए, या आप टेस्ट चार्ज क्यू भी रख सकते हैं। समझ रहे? एक टेस्ट चार्ज क्या रख दिए, यहां क्यू रख दिए, टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लीजिए। देखिए जैसे इस पे F1 इधर से लगेगा, F4 इधर से लगेगा, F2 इधर से लगेगा, F3 इधर से लगेगा, ठीक है ना। ये F4, F1, F2 एंड F3। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लीजिए। कितना निकाल लीजिए नेट फोर्स? तो F नेट आप निकाल लिए वेक्टर सम करके। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स निकाल के Q से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे यहां पे वायुमंडल में मान लीजिए बहुत सारे चार्ज है, उनके कारण इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो मैं अपने जेब से एक टेस्ट चार्ज निकालूंगा, इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स निकालूंगा कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज दिख रहा है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। क्लियर? समझ रहे? तो इसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से मैं लिख देता हूं। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे लिखा हुआ है, एफ नेट अपॉन क्यू लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0। समझ रहे? आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0 का मतलब है टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो वेयर क्यू इज वेरी स्मॉल, ऐसे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट चार्ज रखना है, नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्या दे देगा आपको? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, और नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ रहे? अपन एक इसका एग्जांपल देखेंगे जो एक थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको समझ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हमने स्ट्रेंथ दिया, उसको एक मैग्नीट्यूड दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज में अंतर समझ में आ रहा है ना? सोर्स चार्ज जो है एक भी हो सकता है और कई सारे हो सकते हैं, वो पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है। तो सोर्स चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेम्पररी रखा जाता है। क्लियर? अब अपन आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली प्रॉपर्टी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और डायरेक्शन किसके अलोंग है, देख लीजिए, डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज। सेकंड है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी इजी, इट्स एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। वो तो आप निकाल भी सकते हैं, F अपॉन Q, F इज न्यूटन और चार्ज का कूलम, इजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड है इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे एक से ज्यादा टेस्ट चार्ज हुए Q2, Q3 और यहां Q4, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इसका क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है, E1, E2, E3 एंड E4। तो E नेट कितना हो जाएगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, E3 प्लस E4। समझ रहा है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो एक के कारण निकालिए, दूसरे कारण निकालिए, तीसरे के कारण निकालिए, चौथे कारण निकालिए, बहुत सारे कारण निकालिए और नेट फोर्स निकाल लीजिए, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए बाय वेक्टर सम। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, फोर्थ, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज E, है ना। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, E है, और डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। देन इफ a point charge Q is kept there, then it will experience, तो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, then it will experience a force QE। तो देखिए, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और अगर यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज Q रखा, टेस्ट चार्ज नहीं सॉरी, कोई भी चार्ज Q रखा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट इसी डायरेक्शन में लगेगा और कितना होगा वो Q इंटू E के। समझ में आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हमने टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, यहां पे इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहां पे हमने दूसरा चार्ज Q रखा तो उसको तुरंत फोर्स किधर लगेगा, QE इस डायरेक्शन में। तो एकदम याद रखना है आपको, दो पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पे पॉजिटिव Q चार्ज रखा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, QE। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, और यहां पे एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी अगेन टेस्ट चार्ज गलती से बोल दिया, अगर कोई भी चार्ज माइनस Q रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा और कितना लगेगा, QE। तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, Q चार्ज रखे उसी डायरेक्शन में फोर्स QE लगेगा, और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है लेकिन नेगेटिव चार्ज रखे तो QE तो लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से जल्दी से समराइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है किसी भी सोर्स चार्ज या सोर्स बॉडी के अलावा। समझ में आ रहा है। तो एक चार्ज के अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जहां की अगर अपन दूसरा चार्ज को लाए तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, एक स्पेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के लिए अपन क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और कहां पे कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है। हर जगह सोर्स चार्ज है या सोर्स बॉडी रखे हुए हैं, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखिए,
उस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लीजिए एंड एफ नेट बाई टेस्ट चार्ज आपको क्या देगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में आ रहा है? तो ये टेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अब इसको हटा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो मतलब इस पॉइंट की प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। मतलब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और अगर यहां क्यू चार्ज रखे तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। समझ रहे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, और निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझ में आई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स, इट्स एसआई इज न्यूटन पर कूलम, इट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वहां क्यू चार्ज रखे तो फोर्स क्यू ही लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखे तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये हमारा सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए किसी पॉइंट पे अपन निकाले, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज रखूंगा। मान लो डिस्टेंस है आपका आर, है ना, आर ही रखिए मैग्नीट्यूड वाइज। अब इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां टेस्ट चार्ज रख दिया। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया एफ नेट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एफ नेट अपॉन क्यू, तो वो हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर बाई क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हो गया और आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ, इजी। तो किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर आर डिस्टेंस दूर जाएंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत इजी, क्यू चार्ज आर डिस्टेंस, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? और अगर इसका ग्राफ देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर कैसे वेरी होता है, तो वो इस तरीके का है। सही बात है ना? अगर इसको अपन y ले और इसमें एक ही वेरिंग चीज है r, तो y बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आता है, ऐसा ही आता है। क्लियर? समझ रहे? तो एक टेस्ट चार्ज, सॉरी एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू के कारण r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत इजी। हमने टेस्ट चार्ज रखा, नेट फोर्स निकाला और नेट फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? और डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग दी फोर्स। क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक देखिए बोर्ड लेवल का सवाल आता है कि वाई टेस्ट चार्ज, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपन और भी कई चीजों के कारण निकालेंगे, पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ऊपर। तो ये अभी हमने केवल पॉइंट चार्ज का देखा है, और भी चीजों के कारण अपन देखेंगे। तो मैं बोल रहा था कि एक बहुत ही कॉमन बोर्ड लेवल में एक सवाल आता है कि वाई द टेस्ट चार्ज, जो अपन टेस्ट चार्ज लेते हैं, इज स्मॉल। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर अपन टेस्ट चार्ज को बड़ा ले लें, तो मान लीजिए अपन एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये एक बॉडी है, इसके कारण इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर अपन टेस्ट चार्ज बड़ा लिए, अगर अपन टेस्ट चार्ज क्या लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिए, ज्यादा चार्ज वाला लिए टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा, इसका ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कि टेस्ट चार्ज जो है वो छोटा क्यों लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका आंसर ये है कि अगर टेस्ट चार्ज को बड़ा ले तो हो सकता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दे, गड़बड़ कर दे, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस टेस्ट चार्ज के कारण वो क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। तो अपन टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज काफी छोटा लेते हैं, जिसके कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता, और इसके कारण यहां पे एकदम सही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर? अब अपन देखते हैं एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट 5 सवाल।